दोस्तों नमस्कार। आज के इस विशेष फोन इन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त कमल किशोर। दोस्तों सुबह सुबह या जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो निकलते ही धूल धुआं और शोर शराबे से सामना होता है हमारा, यानी एक प्रदूषित वातावरण में होते हैं। और हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि स्वस्थ और लंबी जिंदगी के लिए साफ, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त स्वच्छ पर्यावरण बेहद जरूरी है। अब पर्यावरण संतुलन लेकिन बिगड़ने लगा है, प्रदूषण बढ़ने लगा है, जिसके चलते पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। चिंताएं बढ़ने लगी तो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ने लगी। जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरों के विषय में लगातार बढ़ रही जागरूकता और पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में मुहिम चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिक और विशेषज्ञ गहनता से अध्ययन चिंतन भी कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में हम सब की भागीदारी और जिम्मेदारी भी बढ़ी है, तो दूसरी ओर इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी सामने आई हैं। आज इस फोन इन कार्यक्रम में इन्हीं सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे और जानकारियां लेंगे। आज का विषय आप सभी नोट कर लीजिए। हमारा आज का विषय है ग्रीन ग्रोथ एंड ग्रीन जॉब्स। पर्यावरण से रोजगार में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसके लिए, किस प्रकार की कार्य कौशलता चाहिए, जैसे कई सवालात हैं। और आपके इन सारे सवालों का जवाब देने और जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट, iForest इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट, CEO और फॉर्मर DDG CS श्री चंद्रभूषण जी। चंद्रभूषण जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कमल किशोर जी, बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है और हमारे इस प्रोग्राम में आप आए हैं, और बहुत सारी जानकारियां हमें इस प्रोग्राम के जरिए मिलेंगी। और दोस्तों नमस्कार। तो अपने एक्सपर्ट से बातचीत करने के लिए, जानकारियां लेने के लिए अभी इसी वक्त डायल कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 23421084 और दूसरा फ़ोन नंबर है 234222346। और इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का STD कोड 011 जरूर डायल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हमारा जो विषय है वो है ग्रीन ग्रोथ एंड ग्रीन जॉब्स, यानी कि हरित विकास और हरित नौकरियां। यानी कि ग्रीन ग्रोथ में किस प्रकार से नौकरियां हमारे लिए मिल सकती हैं, आपके लिए संभावनाएं हैं, और आपके फोन कॉल्स का हम फिलहाल इंतजार करेंगे। भूषण जी, ये जो ग्रीन ग्रोथ है या फिर ग्रीन जॉब्स है, अगर हम एक साधारण भाषा में कहें तो इसका क्या मायने हैं? देखिए, ग्रीन ग्रोथ का मायने ये है कि वो नौकरियां, वो अर्थव्यवस्था में बदलाव जिससे कि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो जी। पर्यावरण में एक्चुअली उस पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़े, कॉन्जर्वेशन हो, प्रोटेक्शन हो, और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि पर्यावरण के हित में हो, उसको हम ग्रीन ग्रोथ कहते हैं। जी हाँ। और वो नौकरियां जो कि इस ग्रीन ग्रोथ में आएंगी, उसको हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं। जी हाँ। तो जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब्स हुए हैं। जी हाँ। भूषण जी, हमारे पास अभी तुरंत एक फोन आ गया है। लगता है कि रोजगार की तलाश है और जानना चाहते हैं ग्रीन ग्रोथ क्या है, ग्रीन जॉब्स क्या है। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको भी नमस्कार और जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो आज का विषय है, इसमें ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? दूसरा, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसको करके कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति इसमें रोजगार पा सकता है? जी, हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गुरविंदर सिंह चट्ठा, सुभाष नगर, नई दिल्ली। जी गुरविंदर जी। जी भूषण जी, देखिए, कोई एक तरह की नौकरी नहीं होगी। इस सेक्टर में हजारों तरह की नौकरियां होंगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कुछ नौकरियां होंगी जो कि सोलर एनर्जी में होंगी, विंड एनर्जी में होंगी, कुछ होंगी जो कि पानी के संरक्षण में होंगी, कुछ नौकरियां होंगी जो कि जमीन को अच्छे करने के लिए होंगी,
कुछ स्टील फैक्ट्रियां में होंगी, कुछ सीमेंट फैक्ट्री में होंगी। तो जो ग्रीन जॉब्स जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में, हर एक सेक्टर में ग्रीन जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज होंगे। तो उनकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी होगी वो अलग होगी। लेकिन ये सही है कि जो नए तरह की जो नौकरियां आएंगी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा आज के नौकरियों को लेके। आपको उसके लिए थोड़ी डिजिटल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर का आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी, नए जो तकनीक आ रहे हैं उसके नॉलेज की ज़रूरत होगी। और आज के दिन में बहुत कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट ने अपने करिकुलम को चेंज करना शुरू कर दिया है फ्यूचर के जॉब को लेके। जी हाँ। और बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं। तो एक बहुत वास्ट सेक्टर है जो कि डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। जी, तो जैसे अभी गुरविंदर जी पूछ रहे थे कि मतलब कहाँ कहाँ नौकरी एग्जैक्टली वो जानना चाह रहे थे कि जैसे कि आपने कहा कि विंड एनर्जी की बात है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, बायोगैस टेक्नोलॉजी की तरफ की बात है, भवन निर्माण में हो सकती है बातें, कृषि में हो सकती हैं बातें, मतलब और जल संचय में बातें हो सकती हैं। तो इसके विषय में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सलाह ये है कि हमें अब फ्यूचर देखने की जरूरत है कि अर्थव्यवस्था में बदलाव कैसे आ रहा है। अभी के समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। कोयला हो गया, गैस, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस जो है उससे ना तो हमें बिजली मिलता है, खाने पकाने का ईंधन मिलता है, गाड़ियां उससे चलती हैं, हमारी इंडस्ट्रीज भी डिपेंडेंट है। यानी कि कंप्लीट चीजें जो है, जो भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ उसी पे है। और अगर हमें जलवायु परिवर्तन पे कंट्रोल करना है, अगर हमें मिटिगेशन करना है, तो ये इन अगले 30 साल में ये जो फॉसल फ्यूल है उसको खत्म करने की जरूरत है। जी हाँ। तो जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, तो डिपेंडेंसी हमारी दूसरी तरफ बढ़ेगी। जैसे कि अब हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा, हाइड्रोजन की तरफ जाना होगा, नए तकनीक से स्टील बनाने की जरूरत होगी, नए तरह के सीमेंट आएंगे। तो ये जो सारे अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा तो नौकरियों में भी बदलाव आएगी। जी हाँ। और हमें यह समझने की जरूरत है कि जो फ्यूचर जो है वो ग्रीन जॉब्स की तरफ ही है। यानी कि इसमें रोजगार की काफी सारी संभावनाएं हैं और इसे वृहत रूप में देखना चाहिए। एकदम। ये हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि हमें थोड़ी सी कोई छोटी सी जॉब है उसको छोड़ना पड़े और दूसरी जॉब में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। वो भी होगा। हमें शॉर्ट टर्म में अगर कोयले के खदान बंद करने पड़े तो नौकरियां जाएंगी, लेकिन अगर सोलर प्लांट लग रहा है तो नौकरियां आएंगी। इसी तरह से अगर हमें थर्मल पावर प्लांट जो आज के दिन में 70% बिजली हमें देता है, अगर उसको धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत है तो हमें हाइड्रोजन में नौकरी आएगी। तो जैसे कि आज के दिन में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां जाएंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं। जी हाँ। तो उसमें नौकरियां मिलेंगी। तो शॉर्ट टर्म में कुछ नौकरियां जाएंगी, बट लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमने ढंग से प्लान किया इस ट्रांजिशन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए और पृथ्वी के लिए, तो हमें ज़्यादा जॉब, ग्रीन जॉब बनाने की पोटेंशियल ज़्यादा है। जी हाँ, जी हाँ। तो वैसे देखा जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण हमारी ज़िंदगी के जो तौर तरीके हैं, रहन सहन है, खान पान है, जीवन शैली है, वो सब कुछ बदल गया है और उसका बदलाव हमें एक प्रकार से इकोनॉमी पे भी देखने को मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है। अभी अगर आज के दिन में देखें तो 10 साल पहले हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी थी नहीं। हम कोयले पे डिपेंडेंट थे। आज के दिन अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है कोई 150 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में आ चुकी है। धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बिजली का एक महत्वपूर्ण सोर्स बनते जा रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखिए। आज के दिन रोड पे आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बहुत दिखता है। जी हाँ। 3 व्हीलर जो है, जो कि पैरा ट्रांजिट के लिए यूज होता है, वो 50% बिजली पे है आज के दिन में। अब बात हो रही है कि किस तरह से कार को इलेक्ट्रिक बनाया जाए। इस बजट में फिनेंस मिनिस्टर ने कोई 20,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है हाइड्रोजन के लिए। जी हाँ। और प्रधानमंत्री एक हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से हिंदुस्तान को विश्व का एक हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाया जाए। बैटरी पे चर्चा हो रही है कि किस तरह से बैटरी की इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि जो सौर ऊर्जा है वो स्टोर करके हम रात में इस्तेमाल करें। तो हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई है, वो हमारे सामने दिख रहा है। लेकिन जितने रफ्तार से चेंज होनी चाहिए उतनी तेजी से हो नहीं रही है। अगले 10 साल में मैं देखता हूं कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से चेंज होगी, क्योंकि
एक तरह से कंपटीशन भी है दुनिया में कि ग्रीन ग्रोथ में कौन आगे बढ़ेगा। अब अमेरिका बढ़ेगा, यूरोप बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा, चाइना बढ़ेगा। इस विषय में हम फिर और भी दोबारा फिर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का जो फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो है ग्रीन ग्रोथ एंड ग्रीन जॉब्स। और इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आई फॉरेस्ट इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट और सीईओ श्री चंद्रभूषण जी। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं जॉब्स के बारे में, रोजगार के बारे में, यानी कि इस फॉसिल फ्यूल को छोड़कर जो जैसे कि फॉसिल फ्यूल हम वो कह सकते हैं गैस है, कोयला है, जो भी ईंधन है, जो पारंपरिक जो ईंधन है, उन सबको छोड़ करके ग्रीन जॉब्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें रोजगार की संभावनाओं के विषय में भी आप बातचीत कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए एक बार फिर से 23421084। दूसरा फोन नंबर है 23422346। और इन दोनों फोन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 जरूर डायल कीजिएगा। जी, जैसे कि अभी हम बातचीत कर रहे थे भूषण जी की ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और हमारे देश में तो चलिए इसके विषय में हम दोबारा फिर बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। जी, कहाँ से? हिसार हरियाणा। गुड जी, पूछना ये जानना था, जैसे सरकारी जमीन हाईवे पे होती है या रेलवे की होती है और भी जमीन होती है, तो इनसे वन विभाग प्राइवेट दे दी जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यावरण में अच्छा भी रहेगा, ये जानना था। जी, बहुत अच्छा, आपने सलाह भी दी है और जानना भी चाहते हैं जी। नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और रेलवे जो है आज के दिन में बहुत सौर ऊर्जा, सोलर पैनल लगाने की बात कर रही है अपने बिल्डिंगों पे, रेलवे लाइन के साथ में प्लांटेशन की भी बात हो रही है, जैसे कि जिन्होंने फ़ोन किया था कि किस तरह से जो रेलवे लाइन के आसपास की ज़मीन है वहाँ पे किस तरह से पेड़ लगाए जाए, हाईवे के साथ में पेड़ लगाए जाएं और लोगों को रोज़गार दी जाए लगाने के लिए, उसकी संरक्षण के लिए। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि ज़मीन हमारे देश में कम है जी, और जितनी अच्छी तरह से हम ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे जो कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो और उससे नौकरी भी मिले, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। यानी कि जहाँ पर जो ज़मीनें जो बंजर हैं, उस ज़मीन पे हम लोग ये जो सौर ऊर्जा की जो सिस्टम है उन्हें हम लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा की जो बात होती है उसे लगा सकते हैं, और जहाँ पर खेतीबाड़ी होती है वहाँ पर तो नेचुरली हमें लगाना। जी भूषण जी, एक और फोन कॉल आ रहा है। हेलो जी, नमस्कार। कमल किशोर जी को नमस्कार। नमस्कार और रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। ढेरों शुभकामनाएं आप सबको भी। चंद्रभूषण सर को भी रामनवमी और महाअष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार जी। रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से। जी रघुविंदर जी, क्या प्रश्न है आपके? सर, मेरा सवाल ये है, ग्रीन ग्रोथ के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और पर्यावरण तभी सुरक्षित हो सकता है जब हम वाटर हार्वेस्टिंग करें, पानी बचाएंगे तो पर्यावरण बचेगा। तो इस लाइन में अगर हमें जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए हो तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, कृपया बताने का कष्ट करें। जी गुरविंदर जी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है गुरविंदर जी ने। देखिए, पानी के बिना कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, तो ग्रीन ग्रोथ का मतलब ही यही है कि पर्यावरण सेंटर में है, यानी कि जल है तो कल है, जल है तो कल है। तो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, बहुत दिन से इसकी चर्चा हो रही है, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि हर एक घर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हर एक बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है, हर एक ज़मीन, खेती की ज़मीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो और इसमें नौकरियां भी हैं, सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं और अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो एक अच्छा ट्रेंड सिविल इंजीनियर या एक ट्रेंड ITI इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ, तो वो एक जॉब की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक बहुत बड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, वाटर एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा काम है हमारे देश के लिए। जी, तो भूषण जी, जैसे कि अभी आपने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए एक इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी, क्या इसके लिए भी कोई कोर्स होता है, क्या इंटर्नशिप होती है? काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी, भारत सरकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि किस तरह से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्डिंग में होती है, आप
छोटे से चेक डैम बनाने के लिए भी आपको अच्छे इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि गांव में वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर प्लानिंग के लिए अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो ये जो चेक डैम होता है ये तो गांव में ही बन सकते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो एरिया हैं, जो जहां पर ज़मीनें कुछ ज़्यादा हैं, जहां पर पानी के जो सोर्सेस है वहां पर हो सकते हैं। जी, देखिए, चेक डैम का मतलब ये है कि आप हर एक बूंद जो वर्षा है वहीं रोक के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, सॉइल के मॉइस्चर को इंक्रीज करें ताकि लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े, और इसके लिए चेक डैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारे देश में ये बहुत पुराना तकनीक है, ये कोई नई तकनीक नहीं है। चेक हमारे देश के हर एक अलग अलग भाग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अलग अलग तकनीक है। जी हाँ। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ पे टैंक्स की बहुत बड़ी परंपरा रही है। अगर आप बिहार में जाएंगे तो आहार पाइन की बहुत बड़ी ये रही है। नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। तो देश के अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्यावरण को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए अलग अलग तकनीक इस्तेमाल हुई है। राजस्थान में एक अलग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक है। तो एक बहुत बड़ा इसके अराउंड रेन वाटर और वाटर कंजर्वेशन के अराउंड हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं। आज के दिन में सिंगापुर, दुनिया में सबसे अधिक पानी में रिसर्च सिंगापुर में हो रहा है, वो भारत में हो सकता है। सिंगापुर आज के दिन में वाटर इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनके पास पानी है नहीं। जी, यानी कि जहां पानी नहीं है वहां पर ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं, और हमारे पास पानी होने के बावजूद भी हम उसे संरक्षित और सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पानी कम होते जा रही है कमल किशोर जी। आज से 50 साल पहले जब हमारी जो जनसंख्या कम थी तो हर एक आदमी को 2000 मीटर क्यूब पर ईयर वाटर अवेलेबिलिटी थी। आज के दिन में 1000 मीटर क्यूब से कम हो गई है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, तो पानी का जो है वो बारिश ही है जी, जो कि फ्रेश वाटर देता है। तो वो पानी का जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, हर एक लोगों को अगर हम पानी देने की बात करें तो वो कम होते जा रही है। जी, प्रदूषण ये बढ़ तो रही है, लेकिन साथ साथ में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसी के कारण प्रदूषण की जो रफ्तार है वो तेज होती जा रही है, और जिसकी वजह से पानी कमी तो है ही जी, और पानी की कमी के ऊपर से फिर प्रदूषण, जी, ये एक चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, हम नदियों के प्रदूषण तो देख लेते हैं जी। आप यमुना को देख लीजिए, बहुत प्रदूषित है। गंगा के बहुत से स्ट्रेचेस हैं जो कि बहुत प्रदूषित हैं। लेकिन हमारे ग्राउंड वाटर में भी पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। भूजल में भी प्रदूषण, चाहे आप फ्लोराइड देख लें, आर्सेनिक देख लें, और देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रदूषण अब हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर में प्रदूषण बढ़ते हुए, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जैसे जैसे हो रहा है, और प्रदूषण भी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं जी। तो इन सभी चीजों को लेके वाटर पे जो काम है, हालांकि हमारी जो डिस्कशन शुरू हुई थी वो एनर्जी को लेके हुई थी, जी, लेकिन हम प्रदूषण क्यों बढ़ गए? प्रदूषण और जो पानी का जो काम है वो इस देश में बहुत बड़ा काम है। जी 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 जी, ये एक चिंता का विषय है ही। और वैसे देखा जाए तो जितने भी जो शहर हैं जो नदी के किनारे बसे हैं, वो नदियां जो हैं प्रदूषित हैं जी, और उनका पानी पीना बहुत मुश्किल सा हो रहा है। अब जहाँ तक एनर्जी की बात करें, ग्रीन ग्रोथ की बात करें, तो इसमें भारत की स्थिति क्या है? देखिए, भारत लीडर है आज के दिन में। जितनी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में बढ़ रही है, तो भारत लीडर है आज में। दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे है भारत, और हमें और करने की जरूरत है। क्योंकि अगर फ्यूचर, और हम इसके लिए हमें और करने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन है वो यंग है जी। हाँ, जो बच्चे पढ़ाई करके जॉब मार्केट में जा रहे हैं उनको नौकरी की जरूरत है। तो हमें अब नए नए एरियाज में नौकरी निकालने की जरूरत है, लोगों को नौकरी देने की जरूरत है। तो एज ए यंग कंट्री जो ग्रीन ग्रोथ है उसमें हमें और काम करने की जरूरत है क्योंकि हमें बहुत नौकरी की जरूरत है। जी हाँ, जी हाँ। तो अभी के समय हम काफी अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन और भी काम करने की जरूरत है। जी, अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हम अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23421084, दूसरा फ़ोन नंबर है 234222346। इन दोनों फ़ोन नंबर से पहले दिल्ली का STD कोड ज़रूर डायल कीजिएगा। और आज का जो विषय है वो है ग्रीन ग्रोथ एंड ग्रीन जॉब्स, यानी कि जो ग्रीन ग्रोथ को लेकर के जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं उन पे हम बातचीत कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे बातचीत कर रहे हैं। चलिए, हमारे पास हमने फ़ोन नंबर लोगों को बताया, अपने श्रोताओं को बताया, और एक फ़ोन भी आ गया। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका शुभ नाम? मैं गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप?
भूषण जी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हरियाली बढ़ेगी तो बरसात भी ज्यादा होगी, जिससे पानी की हमारे को कमी नहीं महसूस होगी। जैसे मैं गांधीनगर में रहता हूँ, मार्केट है, सारी दुकानें हो गई हैं। तो क्या ना हम अपनी तरफ से या आपकी तरफ से ऐसी व्यवस्था करवाई जाए, कहा जाए कि हर दुकानदार अपने दुकान के आगे 4 गमले हरियाली के तौर पर रखे, जिससे एक तो हमारा वातावरण सुरक्षित हो जाएगा, दूषित खत्म, जो प्रदूषण है वो भी थोड़ा कटे। जी। वैसे आप भूषण जी, इन्होंने एक नई बात तो नहीं, लेकिन वही बात उन्होंने कही, लेकिन एक पर्यावरण की बात को लेकर के बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम अपने कुछ नहीं तो, क्योंकि हमारे जो अगल बगल दुकानें बढ़ गई खासकर शहरों में, तो उसके आगे एक गमला लगा सकते हैं, 2-4 गमला लगा सकते हैं, पानी दे सकते हैं, कुछ तो दिखेगा। नहीं, बहुत देखिए, बिना समाज के जुड़ाव के पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ सरकार या इंडस्ट्रीज ही काम करें तो हमारी पर्यावरण सुरक्षित रहेगी, वो सही चीज़ नहीं है। इन्होंने जो सुझाव दिया, छोटा सा काम, आप गमला लगा लीजिए, अपने घर में हरियाली बढ़ाइए, छत पे पेड़ लगाइए। आज के दिन में रूफटॉप एग्रीकल्चर की बात हो रही है। लोग अपने घर में आजकल टमाटर और मशरूम की खेती कर रहे हैं। किचन गार्डन की बात हो रही है। जैसे कि हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है, म्युनिसिपल वेस्ट, हम उसको सेग्रीगेट करें, जो वेट वेस्ट है उसको खाद बनाएं, ड्राई वेस्ट को रिसाइकिल करें। तो बिना समाज के जुड़ाव के हम पर्यावरण का समाधान नहीं कर सकते। ये बहुत समझना जरूरी है। और ये जो इनकी जो आइडिया है बहुत अच्छी है। मैं इनकरेज करूंगा इनको, दिल्ली सरकार को इनकरेज करना चाहिए ताकि लोग ये कर सकें। जी भूषण जी, एक और फोन कॉल हमारे साथ में। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, सादर प्रणाम। नमस्कार, सादर प्रणाम। सर, मैं राजस्थान के अलवर जिले के उपखंड बहरोड से निवेदन कर रहा था, पंडित अशोक गौरा। आज का विषय अपने आप में संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा प्रासंगिक है सर। जी धन्यवाद। तो सर, मैं विशेषज्ञ के श्री चरणों में निवेदन ये करना चाहूंगा कि जैसे ग्रीन ग्रोथ शब्द जो है, इसको विद्यालय से लेकर और विश्वविद्यालय तक के पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, जिससे विद्यार्थियों को इस चीज की अवेयरनेस हो, कि पता लगे कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस मैटर। जी, अभी हम लोग कुछ देर पहले भी इनसे अनुनय मिला था आदरणीय विशेषज्ञ से कि सर, जहाँ तक जैसे माउंट का और डेजर्ट का जो क्षेत्र है, उसमें वस्तुतः जैसे भगवान की कृपा से प्राथमिकताएं अगर तय होती हैं, तो तुलनात्मक रूप से है ना ज्यादा उसके दूरगामी परिणाम आएंगे। वैसे तो खैर मैं इस चीज का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी धृष्टता कर रहा हूँ ऐसे विशेषज्ञ के समक्ष अपनी बात करके। लेकिन सर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारा भारतवर्ष जिसने हर वनस्पति में देवत्व देखा हो, तो उसके लिए तो ये बहुत एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ा अनुष्ठान है सर। बहुत धन्यवाद। और मैं नवरात्रों की शुभकामना संपूर्ण राष्ट्र को प्रेषित कर रहा हूँ सर। पुनः प्रणाम सर। जी, आपको भी नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, अशोक जी ने अलवर से फोन किया था और उन्होंने एक पाठ्यक्रम की बात की है। जी। तो पहले जमाने में तो ऐसा नहीं था कि एक पाठ्यक्रम जो एनवायरमेंटल साइंस जो था वो शामिल नहीं था, या फिर था भी तो एक चैप्टर होता था। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आज के दिन में जो पर्यावरण की जो पढ़ाई है वो कंपलसरी है। मेरे अंदाज से, अगर मैं सही हूं, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स तक, बीए तक आप एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट जो कि पढ़ाया जा रहा है। हमें उस कोर्स मटेरियल को देखने की ज़रूरत है और किस तरह से उसमें नई जो अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और ग्रीन ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रीन जॉब की बात हो रही है, उसको उसमें लेके आया जाए। लेकिन क्लासरूम में ही पर्यावरण नहीं सीखा जा सकता, सिर्फ क्लासरूम में। यानी कि पर्यावरण वहां पनप नहीं सकता है। हमें अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने की जरूरत है। जी। जो शहर में जो बच्चे हैं उन्हें मालूम नहीं कि खेती कैसे होती है। हम मौका निकल के हम बाघ और शेर देखने चले जाते हैं। तो जब तक हम प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम पर्यावरण को समझ नहीं सकते। बिल्कुल। तो क्लासरूम से बाहर भी पढ़ाई की जरूरत है और उसमें समाज और परिवार का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि जो बातें जो हम करते हैं क्लासरूम में बैठ करके, या फिर एक स्टूडियो में बैठ करके, या फिर एक बंद कमरे में बैठकर जो बात करते हैं, उससे बाहर निकल करके जाने की आवश्यकता है, जमीनी तौर पर जुड़ने की आवश्यकता है। जी, पहले ये देखा जाता था, वास्तव में एक चैप्टर होता था और बताया जाता था कैसे पेड़ होते हैं, वैसे पेड़ होते हैं, इसका ये जड़ कहते हैं, तना कहते हैं, फल कहते हैं, फूल कहते हैं, ये सब बातें होती थी। लेकिन अब उससे निकल के जाने की आवश्यकता है। जी। भूषण जी, एक और फोन कॉल
एक और हमारे मित्र। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। जी जयकिशन जी, स्वागत है आपका। है जी, स्वागत है आपका जी, बताएं। धन्यवाद। मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि अभी पिछले साल इतनी भयंकर मतलब आंधी चली थी जिससे दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हजारों पेड़ उखड़ गए थे। जी हाँ। लेकिन पेड़ उखड़ने के बाद मैंने एक पेड़ भी किसी को लगाते हुए या लगते हुए सरकार को नहीं देखा, नंबर 1। दूसरी बात, जितनी भी गगन चुंबी बिल्डिंगें बन रही हैं सारे पेड़ काटे जाते हैं, और जबकि पेड़ काटना वर्जित है एलजी साहब से। जी लगता है उनसे हमारा संबंध थोड़ी देर के लिए बिछड़ गया है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं कि जब ये आंधी तूफान चलते हैं तो पेड़ उखड़ जाते हैं, और उसके बाद में कोई ये ध्यान नहीं देता है कि भाई एक पेड़ टूट गया है, उखड़ गया है, नष्ट हो गया है, उसकी जगह पर कोई दूसरा एक पौधा लगा दें आगे चल के वो एक बड़ा पेड़ बने। देखिए, शहरों में ग्रीनरी की बहुत ज़रूरत है, और जितना हम पेड़ लगा सकें, ग्रीन एरिया रख सकें, जैसे कि दिल्ली का रिज एरिया है, और जो हमारे अरावली के जो एरिया हैं दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर में, अलवर से एक फ़ोन आया था जी। आज के दिन में अरावली एक तरह से देखें तो पूरा बंजर हो चुका है। अरावली को काटा जा रहा है, पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है, शहर जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम शहरीकरण में गलती नहीं है, हमें शहरीकरण करने की ज़रूरत है। सिटीज़ जो हैं, शहर हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हिस्टोरिकली रहे हैं। मतलब अगर हम इंसान को देखें तो इंसान जहाँ भी एकत्रित होता है तो शहर बन जाता है। तो शहरीकरण में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम शहरीकरण कर रहे हैं वो सही नहीं है। पेड़ को काटना, या जो ग्रीन एरिया रहना चाहिए उस पे आप बिल्डिंग बना लें। जैसे कि बेंगलोर में आप बहुत से जो पुराने टैंक थे और लेक्स थे, उसको भर के आप बिल्डिंग बना रहे हैं। तो बेंगलोर में हम देख रहे हैं, बेंगलुरु में आज के दिन में कितना बाढ़ आता है। तो हमें शहरीकरण इस तरह से करने की ज़रूरत है ताकि हम पर्यावरण को रिस्पेक्ट कर सकें। जी हाँ, यानी कि शहरीकरण भी करें, लेकिन साथ साथ में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी हम काम करते रहें। और अपने सभी श्रोताओं को हम ये बता दें कि आज का जो हमारा जो विषय है वो है ग्रीन ग्रोथ एंड ग्रीन जॉब्स। इस विषय पर आप हमसे जानकारियां ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और आप हैं आई फॉरेस्ट इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट और सीईओ। इस विषय पर जानकारी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, और इसी वक्त हमारे स्टूडियो में डायल कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 23421084, और दूसरा फ़ोन नंबर है 234222346। और इन दोनों फोन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी कि 011 जरूर डायल कीजिएगा। भूषण जी, यहाँ पर रोजगार की हम बात करते हैं, और वैसे रोजगार हर किसी को चाहिए, हर क्षेत्र में चाहिए, लेकिन पर्यावरण, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि ग्रीन ग्रोथ को लेकर के इस क्षेत्र में काफी रोजगार की संभावनाएं हैं जी। तो इसके लिए कहाँ से, किस प्रकार से कोर्स करें, क्या कोर्स करें, कोई इंटर्नशिप का कोर्स हो, क्या है, किस प्रकार से ये जो पा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं? देखिए, स्किल इंडिया मिशन के अंदर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा मिशन चलाया है, और स्किल काउंसिल्स बने हैं। जैसे कि एक है स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। अच्छा। हाँ, और जैसे कि ऑटोमोटिव स्किल काउंसिल हो गए। इन सभी स्किल काउंसिल्स के अंदर नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहे हैं। बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम आज के अर्थव्यवस्था के लिए है, लेकिन काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि फ्यूचर के अर्थव्यवस्था के लिए है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग पे हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे हो गया। जैसे कि किस तरह से आप सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाएंगे, उसके लिए भी नौकरी की ज़रूरत है। फैक्ट्रियों से अगर आप प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो वहाँ पे ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक अध्ययन किया था कि अगर हिंदुस्तान में वायु प्रदूषण कम करना है तो कितने नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारा ये एनालिसिस था कि सिर्फ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरों से लेके फैक्ट्रियों तक कोई 20 लाख नौकरी हम जनरेट कर सकते हैं। वाओ। तो जो फ्यूचर है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि फ्यूचर का इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे होगा और किस तरह की नौकरियां वहां पे आएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम लोग सब जाते हैं अपने गाड़ी को पोल्यूशन टेस्ट कराने के लिए जी, PUC सेंटर पे। वहां पे जो PUC सेंटर में जो काम करते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है
जी। 60,000 लोग आज के दिन में पीयूसी सेंटर पे काम करते हैं। 60,000 लोग, 60,000 लोग पूरे, यानी कि उनको जॉब मिला हुआ है। जॉब मिला हुआ है, लेकिन उस जॉब के लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर उनको हम ट्रेन करें तो पहली बात वो हमारी गाड़ियों की टेस्टिंग अच्छी तरह से करेंगे, गाड़ियों से प्रदूषण कम होगा। जी। हाँ। इस विषय में फिर और बातचीत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक फोन कॉल। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं डॉक्टर अनिल किशोर खरबंदा बोल रहा हूँ। मैं जन्म से दृष्टिहीन हूँ। जी। हेलो। तो मेरा चिंतन काफी, मैंने कविताएं भी लिखी हैं और मैं काफी चिंतन करता हूँ इस बारे पर्यावरण के विषय में। जी। तो मेरा कहना है, एक तो विकलांगों के लिए भी रोजगार जनरेट किया जाए इसमें, इस क्षेत्र में। और सेकेंडली मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, जैसे मेरा अपना ही बेटा है, तो वो रोजगार की तलाश में है, 12th क्लियर किया है उसने, टेक्निकल कुछ नहीं कर पाया है वो, दुर्भाग्यवश। लेकिन तो आप बताएं कि नवयुवा जो वर्ग है उसकी इतनी शक्ति है, एनर्जी है, जिसको मोदी जी भी ध्यान देते हैं, तो कैसे यानी अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए और ज्यादा अधिक जागरूकता बढ़े, ताकि सार्थक रूप से हम प्रगति कर पाए। जी, ये जानना चाहते हैं कि इनका एक बेटा है और वो जॉब की तलाश में भी है, और इस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? देखिए, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आप 12वीं के बाद आप कुछ अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और अपना जो सेक्टर खोज सकते हैं। चाहे आप एक ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बनना चाहते हो जी, या अगर आप किसी और सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो मेरा ये सलाह होगा कि आप अपने बच्चे को कोई एक सेक्टर में आप अप्रेंटिसशिप कराइए, ताकि चाहे वो सेक्टर में एक टेक्नीशियन बन जाए, फिटर बन जाए, इलेक्ट्रीशियन बन जाए, ऑटोमोटिव इंजीनियर बन जाए, जो ऑपरेटर हैं, तो एक आप उसको करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर नौकरी का जो डोर है जी, दरवाजे खुलते हैं। जी जी। और जहाँ तक विकलांग का सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। हमें अपने सोसाइटी को एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है, और जो हमारे जो भाई बहन बंधु जो विकलांग हैं, उनको बहुत से जॉब हैं। जी। हाँ, वो बहुत से काम कर सकते हैं नॉर्मल आदमी की तरह। जी हाँ। तो अब मैं तो बिजनेसेस को, सरकार को, हमारी जैसे संस्था में लोगों को इनकरेज करता हूं कि किस तरह से जो जॉब एप्रोप्रिएट हैं वो किस तरह से उनको दिया जाए। जी, तो जो विकलांग है उनके लिए भी बहुत सारी रोजगार की संभावनाएं हैं, और वो मतलब हर हाल में कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, और ये देखा गया है कि वो ज़्यादा लगन के साथ में भी करते हैं। जी जी। भूषण जी, अभी पिछले जो बजट में 23-24 के जो बजट रहे हैं, उसमें इस बात का भी काफ़ी जोर दिया गया है, कई सारे स्कीम्स निकले, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम अगर पर्यावरण की बात करें, तो व्हीकल की बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो इसमें स्क्रैपिंग एक पॉलिसी वो भी इसमें लाया गया है। क्या ये भी एक ग्रीन जॉब से लेकर संबंधित है, उससे भी रिलेटेड हो सकता है? हाँ, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा कमल किशोर जी, क्योंकि एक बड़ी जॉब की पॉसिबिलिटी है सर्कुलर इकोनॉमी में। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि हम किस तरह से चीज़ों को रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, और व्हीकल स्क्रैपिंग भी उसी में आती है कि आप गाड़ियों को इस तरह से तोड़ें ताकि उसके हर एक पार्ट को आप रिसाइकिल कर सकें और नई गाड़ियां बन सके। जी हाँ। तो वो सर्कुलर इकोनॉमी में आती है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी सिर्फ गाड़ियों में नहीं है। आप बैटरी को देख लीजिए। जी हाँ। बैटरी रिसाइकलिंग बहुत बड़ी बिजनेस हो सकती है। पेपर का रिसाइकलिंग, वो हमारे पुराने जमाने से चलते आ रही है। हाँ, न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, बॉटल और ग्लास रिसाइकलिंग। अगर हम अपने इकोनॉमी को एक रिसाइकलिंग इकोनॉमी बनाएं, तो हमें ज़्यादा माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खनन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पर्यावरण को नष्ट भी हम कम करेंगे। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें कि बहुत बिजनेसेस आ सकते हैं, नई नौकरियां आ सकती हैं, और एक तरह से बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था बन सकता है सर्कुलर इकोनॉमी के अराउंड। जी श्रोता मित्रों, आज हम बातचीत कर रहे हैं ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स के विषय में, और इस विषय में बातचीत करने के लिए, जानकारियां लेने के लिए, सवाल पूछने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हमें इसी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 234-21084 और दूसरा फ़ोन नंबर है 234-22-346, और इन दोनों फ़ोन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 ज़रूर डायल कीजिएगा। भूषण जी, अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे
स्टोरेज की बात कर रहे थे, बैटरी की बात कर रहे थे, ये किस प्रकार से सहायक हो सकता है? जैसे कि आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा इसमें संभावना है। देखिए, जो फ्यूचर जो है वो उसमें बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी चाहे विंड या सोलर हो या आप टाइडल एनर्जी हो। जी, इसमें फिर बात करेंगे। एक श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि विमेन्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में? जी जी, आपका शुभ नाम? हेलो हेलो जी, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रही हैं? सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम दीपा है। जी दीपा जी, नहीं, धन्यवाद। बहुत बड़ी भागीदारी है जी। जो जेंडर, जो विमेन का जो रोल है, मैं उसको कोई मेन के रोल से डिफरेंट नहीं देखता हूँ। इनफैक्ट जो फ्यूचर इकोनॉमी है उसमें और भी डिफरेंशिएशन कम हो जाएगा जी। क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी है वो नॉलेज इकोनॉमी होने वाला है। उसमें औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, मिल रही है और वो जिम्मेदारी बढ़ते जाएगी जी। और अगर किसी देश में विमेन की भागीदारी ना हो तो 50% जो देश है वो काम नहीं करेगा। यानी कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि औरतें काम नहीं करती हैं, वो बहुत काम करती हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं किया, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। लेकिन अब फॉर्मल रिकॉग्निशन जो है वो भी बढ़ेगा। बहुत से जो फ्यूचर जो जॉब्स हैं उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा मेल फीमेल का। जी जी। अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज की भी बात कर रहे थे, वो क्या है, किस प्रकार से हो सकता है, ये इसमें किस प्रकार से जॉब्स मिल सकते हैं? बिना स्टोरेज के, बिना बैटरी स्टोरेज के फ्यूचर इकोनॉमी नहीं बनेगी, क्योंकि जो हमारे जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो इंटरमिटेंट हैं। सौर ऊर्जा दिन में ही होगा, विंड एनर्जी जब आपके हवा है तब आपके पास विंड एनर्जी है। जी हाँ। तो उसको स्टोर करने की बहुत ज़रूरत है ताकि जो बिजली है विंड और जो सोलर से है उसको हम 24/7 बना सकें। तो बैटरी इज ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। पूरी दुनिया बैटरी पे घूमेगी। आज के दिन भी हम बैटरी पे डिपेंडेंट हैं, हमारी जिंदगी बैटरी पे है। आप फोन को ले लीजिए, लैपटॉप को ले लीजिए, अगर उस दोनों में बैटरी ना हो तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। जी हाँ। तो जो फ्यूचर जो ग्रीन ग्रोथ है वो बैटरी उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जी। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से लेके, बैटरी रिसाइकलिंग से लेके, बैटरी सर्विसिंग से लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके बहुत से नौकरियां और बहुत से इंडस्ट्रीज बैटरी के अराउंड डेवलप होंगी। यानी कि जहां पर भी आप जाइए बैटरी के इर्द गिर्द ही रहेंगे, बैटरी से ही हम चलने वाले हैं। जी। अभी कुछ देर पहले ये हम बात कर रहे थे एक स्मार्ट सिटी के विषय में। जी। तो क्या इसमें भी स्मार्ट सिटी का भी क्या ग्रीन ग्रोथ में कुछ रोल हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए ग्रीन ग्रोथ का मतलब जी, इसमें बातचीत करेंगे। एक श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका शुभ नाम और सवाल पूछिए। मैं केशव बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी। मेरा सवाल तो है जैसे कि सर इस टाइम सोलर पैनल की ज्यादा डिमांड है, तो इस टाइम मार्केट में बहुत ही कम है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है तो उसकी भी सर वो ज्यादा खपत होगी, तो पेट्रोल की तो सर वो ज्यादा उसमें यूज उसको ज्यादा वो करे, अगर अच्छी बात होगी उसमें तो फिर। जी। इनका सौर ऊर्जा पे लेकर इनका सवाल ये था कि किस तरह से मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़े, और इनका बहुत इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आज के दिन में हम बहुत इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। जी हाँ। चाहे वो बैटरी हो जाए या सोलर पैनल हो, आज के दिन में हम चाइना से बहुत इंपोर्ट करते हैं। और किस तरह से हम अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएं। जी, ये मैंने भी महसूस किया कई बार कि हमारे पास जो सोलर पैनल है वो कम है, या फिर अगर जो है वो कॉस्टली भी कई बार पड़ते हैं। कॉस्टली और इम्पोर्टेड है। और अगर हमें नौकरी बढ़ानी है, हमारे देश में नौकरी की ज़रूरत है, युवा नौकरी मार्केट में आ रहे हैं, तो हमें खुद मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है। तो ये इनका सवाल बहुत अच्छा था, और हमें अब पूरे इकोसिस्टम देखने की ज़रूरत है ग्रीन ग्रोथ का, कि मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं करें, सर्विसिंग भी यहीं करें, रिसाइकलिंग भी यहीं करें। यानी कि इसमें भी जॉब्स की काफ़ी संभावनाएं हैं। बहुत। बस ये है कि इसके प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो इसमें जॉब्स भी आएंगे इसमें। जी। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो भारत सरकार का बहुत कंसर्टेड एफर्ट रहा है मैन्युफैक्चरिंग को लेके, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेके, या फिर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को लेके, हाइड्रोजन को लेके,
मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा मेक इन इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा फोकस रहा है केंद्रीय सरकार का। जी, और अभी हमारे पास वक्त भी ख़त्म हो रहा है। चलते चलते अपने श्रोताओं को एक बार फिर हम अपना नंबर बता दें, 23421084 और दूसरा फ़ोन नंबर है 234222346, और इन दोनों फ़ोन नंबर से पहले दिल्ली के STD को 0110 डायल कीजिएगा। और आज का हमारा विषय है ग्रीन ग्रोथ एंड ग्रीन जॉब्स। भूषण जी, कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे जी, इसके विषय में आप बातचीत कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूं कि शहर जो हैं वो सेंटर ऑफ ग्रोथ हैं, और शहरीकरण के बारे में हमने चर्चा की थी। अब किस तरह से शहर ग्रीन हो, ग्रीन सिटीज और ग्रीन बिल्डिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, और उस पूरे एरिया में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। जी, चलिए हमसे कुछ और मित्र जुड़ गए हैं। हेलो, मैं चित्रा जैन बोल रही हूँ सर, चेन्नई IIT मद्रास कैंपस से। नमस्कार। मेरा सवाल है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल कब होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं स्पेशली पहाड़ी इलाकों में रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा बन रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है, तो जिसका प्रभाव हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे में ग्रीन जॉब कैसे हेल्प कर सकता है, और क्या ये हमारे गोल्स को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता? चित्रा जी को नमस्कार। नमस्कार चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जी भूषण जी। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ओपिनियन पीस टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि हिल्स डोंट कॉपी द प्लेन्स। हाँ, पहाड़ों को प्लेन का जो है जी, उसको नकल करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा कहावत है जी, कि नकल करने के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। तो हम अगर नकल करें और बिना अकल के, जो हम पहाड़ों में कर रहे हैं, यानी कि अकल और शक्ल दोनों बनी रहनी चाहिए। बनी रहनी चाहिए नकल करने। तो पहाड़ों में जो हम कर रहे हैं जी, चाहे आप जो पहाड़ों में जिस तरह से रोड हो रहा है, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, आज के दिन में जो पहाड़ के जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी भद्दी तरह से निर्माण हो रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। तो अगर जोशीमठ एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है कि शहरी धंस रहा है, ये हमारे लिए चेतावनी है कि पहाड़ प्लेन्स नहीं है, उनके इकोसिस्टम बहुत ही सेंसिटिव हैं जी। तो जैसे कि चित्रा जी अभी पूछ रहे थे कि यहाँ पर किस प्रकार जॉब्स की संभावना बहुत है? पहाड़ों में आप भूटान को देख लीजिए, वो सस्टेनेबल टूरिज्म पे काम करते हैं। भूटान ने डिसाइड किया कि अब हम नंबर कैप करेंगे कि हमारे यहाँ टूरिस्ट कितने आए। हमें अगर सब लोग पहाड़ पे ही जाने लगे तो पहाड़ में उतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। जैसे कि लोग शहर से जब गर्मी पड़ती है तो लोग पहाड़ की ओर भागते हैं, लेकिन कितने लोग भाग सकते हैं जी? जितने लोग भागेंगे उतने पेड़ कटेंगे, उतनी रोड बनेंगी, उतनी इमारतों की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पहाड़ों पे तो ग्रीन जॉब की और भी पॉसिबिलिटी है, चाहे आप पेड़ की संरक्षण हो, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, टूरिज्म हो, ये सारे ग्रीन जॉब की पॉसिबिलिटी हैं और हम उसको कर सकते हैं। और ये सिर्फ शहर की ही बात नहीं, बल्कि ये तो गांव की भी बात है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कितना बड़ा जॉब का मार्केट हो सकता है अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करें तो जी। यहाँ पर एक और बात आती है, बायोफ्यूल की बात आती है, तो उसमें भी रोजगार की तो काफी संभावना है। बायोफ्यूल में बहुत संभावना है, लेकिन हमें थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है कि बायोफ्यूल अब ऐसा ना करें कि उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो, क्योंकि बायोफ्यूल बनाने के लिए भी पानी का बहुत इस्तेमाल होता है जी। हाँ, तो वैसे जगह पे बायोफ्यूल ना करें जहाँ की पानी की किल्लत हो। जी हाँ, जी हाँ। अब जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि विंड एनर्जी में किस प्रकार से रोजगार की संभावनाएं हो सकती है। बहुत मैन्युफैक्चरिंग से लेके, मेंटेनेंस से लेके, सर्विसिंग से लेके, वो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है जी हाँ, काफी जॉब है वहाँ पे जी। तो दोस्तों, जैसे कि भूषण जी हमें बता रहे थे, हमें जानकारियां दे रहे थे कि ये जो ग्रीन जॉब्स है और ग्रीन ग्रोथ है, इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और ग्रीन जॉब्स का मतलब ये होता है कि ग्रीन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक इस्तेमाल करने वाली बिल्डिंग का निर्माण, बिजली की बचत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इस प्रकार से वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और प्लम्बिंग का काम, आर्किटेक्ट का काम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
इन सभी जगहों पर रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं और पर्यावरण संरक्षण के ख्याल से तो कई क्षेत्र में एनर्जी एफिशिएंट तकनीक और प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में इनकी मॉनिटरिंग और ऑडिट के लिए भी एनर्जी ऑडिटरों की भी मांग बढ़ गई है। भूषण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां दी, जॉब्स के विषय में खासकर एक उत्साहवर्धक आपने बातचीत की जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।